हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ 106 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 107 के बारे में, जिसमें हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवासन के भारतीय गांव के संबंध में क्या विचार थे और उनके विचार लुई ड्यूमो से किस प्रकार भिन्न है। ये प्रश्न है हमारा। यानी एम.एन. श्रीनिवासन के भारतीय गांव के कंसेप्ट उसके बारे में पूछ लिया, उसके अलावा उनके विचारों की लुई ड्यूमो से तुलना भी पूछ ली है। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए उत्तर लिखना है। उत्तर को किस प्रकार लिखेंगे। एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक रेमेम्बर्ड विलेज में बताया कि ग्राम अध्ययन ही भारतीय समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के विषय में जानने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। गांव समतावादी के स्थान पर पदानुक्रम एवं राजनीति के प्रभाव संचालित होते हैं। औद्योगिकरण व यांत्रिकरण के कारण गांव की जाति व्यवस्था, परिवार व्यवस्था व व्यक्ति संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम डिटेल में देखें तो ये बताया उन्होंने अपने रिमेम्बर्ड विलेज में क्या बताया उन्होंने, ग्राम अध्ययन, उनकी बुक कौन सी है, रिमेम्बर्ड विलेज। उसमें उन्होंने बताया कि ग्राम अध्ययन क्या है, भारतीय समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के विषय में जानने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। यानी हमें अगर भारतीय समाज, संस्कृति और सभ्यता को जानना है तो हमें गाँव का यानी ग्राम अध्ययन करना होगा। साथ ही गाँव में क्या है, समतावादी के स्थान पर क्या है, पदानुक्रम एवं राजनीति के प्रभाव संचालित भी होते हैं। औद्योगिकरण एवं यांत्रिकरण के कारण गाँव की जाति व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यक्ति संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, यांत्रिकरण हो रहा है यानी भौतिकीकरण हो रहा है, उसके कारण गाँव की जो जाति व्यवस्था है, उनकी जो परिवार व्यवस्था है, व्यक्ति संबंध है, उनमें परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि गांव के लोग अब क्या है, शहरों में जाने लग गए हैं। शहरों में जाने के क्या हो रहा है, परिवारों का टूटन भी हो रहा है। परिवार जो है वो एकल रह गए हैं। आधे परिवार बाहर रह रहा है, आधा परिवार गांव में रह रहा है। तो काफ़ी सिचुएशन अभी बदल रही है। व्यक्तिगत संबंधों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि जब पहले क्या होता था, किसी गाँव में कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, सभी में गाँव वाले साथ देते थे। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं रही है। गाँव वालों में सामूहिकता का अभी अभाव थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ऐसा नहीं है हर गाँव में है, सब गाँव का अलग अलग है। उसके बाद में लुई ड्यूमा और एम.एन. श्रीनिवासन में डिफरेंस क्या है। एम.एन. श्रीनिवासन और लुई ड्यूमा, सामाजिक संस्थाओं की तुलना में गांव अधिक महत्वपूर्ण है। एम.एन. श्रीनिवासन के अकॉर्डिंग क्या है, सामाजिक संस्थाओं की तुलना में गांव क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि लुई ड्यूमा क्या बोलते हैं, सामाजिक संस्थाएं, जाति, परिवार गाँव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्थाएं क्या है, यानी जाति और परिवार जो है वो गाँव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हो गया है। गाँव की विशिष्ट पहचान, जबकि सामाजिक संस्थाएं परिवर्तनशील होती है। गाँव की एक विशिष्ट पहचान होती है, जबकि सामाजिक संस्थाएं क्या होती है, वो परिवर्तनशील होती है। अगर हम लुई ड्यूमा के अकॉर्डिंग देखें तो गांव क्या है, परिवर्तनशील है, समाप्त हो सकते हैं, पलायन कर जाते हैं। जबकि सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थायी होते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, गांव जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी वो समाप्त भी हो सकते हैं, पलायन भी कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक संस्थाओं में के संबंध क्या होते हैं, वो स्थायी मानते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट नज़रिया है दोनों का। उसको आपको बैलेंस करते हुए उत्तर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जाति व्यवस्था सिद्धांतों के दो समुच्चयों का मिश्रण होती है, स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था सिद्धांतों के दो समुच्चयों का मिश्रण होती है, स्पष्ट करना है आपको। तो जाति व्यवस्था हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें भिन्नता एवं अलगाव पर आधारित प्रथम सिद्धांत ये हो गया। दूसरा है संपूर्णता व अधिक्रम पर आधारित सिद्धांत। तो दो सिद्धांत कौन से हो गए, एक तो भिन्नता व अलगाव पर आधारित, दूसरा हो गया संपूर्णता व अधिक्रम पर आधारित। तो अगर जाति व्यवस्था में फर्स्ट सिद्धांत अगर हम देखते हैं भिन्नता व अलगाव वाला, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक जाति एक दूसरे से भिन्न होती है। करेक्ट, एक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है तथा पृथकता का कठोरता से पालन किया जाता है। पृथकता का क्या होता है, कठोरता से पालन किया जाता है। यानी जिस जाति में जन्म लिया है उसी में सब काम करने होते हैं। जैसे विवाह हो गया, खान पान हो गया, व्यवसाय हो गया, संबंधी नियम होते हैं। तो प्रथम सिद्धांत ये बोलता है कि भिन्नता और अलगाव उसमें पालन किया जाता है। जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी का कठोरता से पालन करना होता है। और प्रत्येक जाति एक जाति से दूसरी जाति से भिन्न होती है। चाहे विवाह हो, खान पान हो, व्यवसाय हो, सभी का कठोरता से पालन यहाँ पर किया जाता है। लेकिन संपूर्णता व अधिक्रम पर आधारित दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है जातियों का पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। जातियों का पृथक से कोई भी अस्तित्व नहीं है। अतः समाज की संपूर्णता में सभी जातियां क्या होती है, सम्मिलित होती है तथा इन जातियों का अपना विशिष्ट स्थान सीढ़ी नुमा यानी अधिक्रम व्यवस्था में होता है। सीढ़ी जैसे होती है ना, वैसे इनका अनुक्रम पाया जाता है।
संपूर्णता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। इन जातियों का अपना विशिष्ट स्थान सीढ़ीनुमा अधिक्रम में पाया जाता है। जैसे प्रभु जाति सबसे ऊपर होती है, लेकिन निम्न जातियाँ अधिक्रम में निम्न स्थान पर होती है। तो जातियों का भी एक क्रम पाया जाता है। उच्च जाति प्रभु जाति ऊपर हो गई, फिर उसके नीचे जातियाँ हो गई, फिर उसके नीचे हो गई, फिर नीचे हो गई। तो एक पदानुक्रम यानी एक सीढ़ीनुमा क्रम अधिक्रम पाया जाता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है। तो इस तरह से हमको उत्तर लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भी एक वर्ग कहा जा सकता है, कथन की समीक्षा कीजिए। राज्य भी एक वर्ग कहा जा सकता है। स्टेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लास। ठीक है, तो अब राज्य भी एक वर्ग कहा जा सकता है। तो इस कथन की समीक्षा का मतलब हो गया हमें पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने होंगे। पक्ष का मतलब ये हो गया, जिस प्रकार पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं उसी प्रकार राज्य भी पिछड़े वर्गों का शोषण करता है, अतः राज्य भी एक वर्ग कहा जा सकता है। यानी पूंजीपति क्या करता है, श्रमिक वर्ग का शोषण लगातार करता है, उसी प्रकार राज्य भी क्या करता है, पिछड़े वर्गों का शोषण करता है, तो राज्य को भी एक वर्ग कहा जा सकता है। तो ये कथन क्या पुष्टि कर रहा है कि वर्ग कहने की पुष्टि कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें विपक्ष में तर्क, राज्य है पूंजीपति राज्य नहीं है। राज्य क्या है, पूंजीपति राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राज्य व पूंजीपति परस्पर विरोधी अवधारणा होती है। राज्य का आर्थिक विषमता को कम करके समानता लाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि राज्य क्या करता है, लोक कल्याणकारी योजना चलाते हैं, आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स नीति वगैरह लाता है। तो समानता लाने का, समाज में कहीं ना कहीं समानता लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसके विपक्ष में तर्क हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें, ब्रिटिश उपनिवेशवाद में राज्य पूंजीवादी था और स्वतंत्रता के बाद राज्य पूंजीपति वर्ग की तरह काम कर रहा है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में राज्य पूंजीपति वर्ग था, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो पूरा पूंजीवादी बेस पर आधारित काम कर रहा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राज्य पूंजीपति वर्ग की तरह काम करता रहा, कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके समर्थक AR देसाई जो मार्क्सवादी है वो भी यही बात कहते हैं। लेकिन अगर विपक्ष में हम देखते हैं तो विपक्ष में ये कब बोला जाता है कि राज्य क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। राज्य क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में शोषण से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। और इसके समर्थक कौन है, रजनी कोठारी हो गए, जो कि क्या है, गैर मार्क्सवादी। इनके हिसाब से क्या है, राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता है, जो क्या करता है, समाज में कल्याणकारी नीति योजनाएं सब लाता है और समाज का हर सर्वहित सर्वजन और सर्व कल्याण के लिए कार्य करता है। शोषण से संरक्षण प्रदान करता है, किसी वर्ग का शोषण ना हो ये भी प्रयास करता है। तो ये सब कथन जो है वो रजनी कोठारी इसके समर्थक मान जाते हैं। तो इधर हो गए AR देसाई। तो इस तरह से अगर आप डिफ्रेंशिएट करके उत्तर को लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका आंसर इफेक्टिव भी लगेगा और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संस्कृति की भोजन शैली की पश्चिमीकरण ने किस रूप को प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति की जो भोजन शैली है उसको पश्चिमीकरण ने किस रूप से प्रभावित किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। और इसको लिखने का तरीका भी आप देखिए किस तरह से अच्छे वे में मैं बता रही हूँ, इस तरह से आपको इसको लिख कर आना है। हाउ डिड वेस्टर्नाइजेशन अफेक्ट द फूड स्टाइल ऑफ इंडियन कल्चर, यानी वेस्टर्नाइजेशन ने इंडियन फूड कल्चर को किस तरह से अफेक्ट करा है उसके बारे में आपको बताना है। अब सबसे पहले इधर देखो आप, भोजन पद्धति हो गई, बर्तन हो गए, भोजन पैटर्न हो गए, धार्मिकता हो गई, खाने का क्रम हो गया, ये सारे जो है वो हमने तत्व लिख दिए हैं। अब हम देखें कि पश्चिमीकरण से पूर्व हम कैसे थे और पश्चिमीकरण के बाद हम कैसे हो गए हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ईजी रहता है और आपका आंसर क्या बनता है, इफेक्टिव बनता है। और बहुत ही सुंदर सुस्पष्ट उत्तर लिखने से आपकी कॉपी भी क्या बनती है, काफ़ी इफेक्टिव लगती है। ओके, तो मेरा यही कहना है कि आप आंसर को मैनेज करके अपने हिसाब से उत्तर लिखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्चिमीकरण से पूर्व। जैसे फर्श पर बैठकर खाना, पहले हमारी पद्धति क्या थी, फर्श पर बैठकर खाते थे, क्योंकि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, अगर हम हमारी सामान्य बोलचाल में बात करें कि ज़मीन पर बैठकर खाने से भोजन के तत्व जो है वो शरीर में अच्छे से समाहित होते हैं और आपका भोजन का और आपका संपर्क काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब क्या था, हमारा क्या था, पहले था पश्चिमीकरण से पूर्व। लेकिन बाद में क्या हो गया है, हम टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने लगे हैं। डाइनिंग टेबल का कल्चर आ गया है, हर घर में डाइनिंग होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले के लोग जो है वो नीचे ही छोटी सी टेबल होती थी जिसको हम चौकी बोलते हैं, उस पर लगाते थे और नीचे ज़मीन पे बैठा जाता था। तो कहते हैं कि खाना थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो चौकी या पट्टे पे रख कर खाना खाते थे। तो वो एक प्रोसेस काफ़ी अच्छी थी, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छी थी, सारी मसल्स जो है वो एक्टिव होती थी खाने वाली। लेकिन अब टेबल कुर्सी पे बैठकर खाने से क्या है कि हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है और साथ में हमारी सारी जो खाने वाली मसल्स होती है वो एक्टिव भी नहीं हो पाती है और खाना शरीर में पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, जिससे ओबेसिटी की समस्या भी हो जाती है। अगर हम फर्श पर बैठकर खाना खाएं तो खाना जो है वो हमारा सुपाच्य बनेगा और हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्श पर
बैठकर हम खाना खाते थे। इसके अलावा हाथ से खाना खाते थे हम, बहुत सारा खाना हम क्या खाते थे, हाथ से खाते थे, अंगुलियों का यूज़ करते थे, तो उसमें भोजन का संपर्क काफ़ी अच्छा होता था और हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या एक्टिव हो जाता था कि हाँ खाना आने वाला है, और हमारा संपर्क पूरा शरीर से बन जाता था। लेकिन अभी टेबल कुर्सी में हम छुरी कांटों का इन सब का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा है बर्तन। बर्तन क्या था कि पत्तों पर या थाली पीतल की होती थी या तो चांदी की होती थी, कांसे की होती थी। हम पत्तों पर खाना खाते थे, बिल्कुल इको फ्रेंडली। उसके अलावा पीतल के, चांदी के, कांसे, ये तीनों ही जो है वो क्या है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है, साथ ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो इन तीनों में भोजन करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए, या फिर अगर हम बाहर कहीं खाना खाते हैं तो सारे जो है वो प्लास्टिक के बर्तन आ गए, या फिर प्लास्टिक की जो है ये डिस्पोजेबल कप्स आ गए, बॉटल्स आ गई। तो ये सब क्या है, पश्चिमीकरण के बाद ये सब हुआ है। जबकि स्टेनलेस स्टील में खाना बनाना इतना अच्छा नहीं बन जाता जितना कि हम तांबे, कांसे और पीतल में बात करें तो उनमें खाना बनाना काफ़ी अच्छा रहता है। लोहे में भी खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आजकल के लोहा जो है उसमें कोई खाना बनाना नहीं जाता है, सबको एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील इनमें खाना बनाना होता है। या फिर हम बोले कि जो हमारा नॉन स्टिक में भी कई लोग खाना बनाते हैं। उसके अलावा हम बात करें भोजन पैटर्न है कि स्थानीय या स्वदेशी खान पान, जैसे खिचड़ी थी हमारी, ठीक है, साग हो गया, बहुत सारे हमारे जो पंचमेवे की सब्जियां हो गई, तो स्थानीय और स्वदेशी खान पान को हम महत्व देते थे। पहले राबड़ी हो गई, ये सब हमारे स्थानीय खान थे। लेकिन आजकल के बच्चे ये सब जानते ही नहीं है, इनको पसंद ही नहीं है, बाजरे की रोटी पसंद नहीं है, उसके अलावा खान पान में खिचड़ी विचड़ी कोई खाना नहीं चाहता बच्चा। तो अब उनको क्या पसंद है, बर्गर, फास्ट फूड, सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब बच्चों को क्या पसंद आ रहा है जा रहा है, क्योंकि ये सब पश्चिमीकरण का प्रभाव है। पश्चिमीकरण में ही हमने फास्ट फूड, जंक फूड आदि का प्रयोग करना सीख लिया है, सैंडविच, पिज्ज़ा आदि का। तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। अगर हम खिचड़ी खाएं, अगर आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए खिचड़ी और पिज़्ज़ा बर्गर से कंपेयर कर लीजिए, कितना ज़्यादा चीज़ का यूज़ होता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें धार्मिकता क्या है, विशेषकर ब्राह्मणों को भोजन कराना एक धार्मिक कार्य। हम विशेष अवसरों पर क्या करते थे, एक ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, ठीक है, ये सब किया जाता था। और साथ में क्या करते थे, हम ब्राह्मणों को खाना खिलाना एक धार्मिक कार्य समझते थे कि ब्राह्मणों को खाना खिला दिया, इट मीन्स हमने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। लेकिन अब क्या है, अनुष्ठान कृत्यों में कमी आ गई है, धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि हो गई है कि अनुष्ठान ऐसे कार्य कोई करना ही नहीं चाहता, और ब्राह्मण जो है वो भी ये जाना नहीं चाहता है। ऑब्वियसली बात है, ब्राह्मण भी किसी के घर ईजिली जाते नहीं हैं, और अपन भी बुलाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ भी मान लो। या फिर बहुत सारे अनुष्ठान कृत्यों में कमी आ गई है, धर्मनिरपेक्षता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, तो ये जो प्रभाव है ये भी कम होता जा रहा है। उसके अलावा श्राद्ध पक्ष में ही अब ब्राह्मणों को खाना खिलाना रह गया है शेष, उसमें भी धीरे धीरे जो है निरंतर कमी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी पश्चिमीकरण का प्रभाव देखने को मिला है। उसके अलावा खाने का क्रम देखिए, वरिष्ठता क्रम में बच्चों व बड़ों को भोजन परोसा जा रहा था। वरिष्ठता क्रम में कि पहले बड़ों को बोला जाएगा, फिर बच्चों को, ऐसे भोजन परोसा जाता है। लेकिन अब ये परंपरा शिथिल हो गई है, कोई भी कभी भी भोजन परोस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही है। तो ये सभी न कहीं हमारे पश्चिमीकरण के बाद आया है। तो पश्चिमीकरण ने भारतीय संस्कृति को इस तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम देखें कि नेक्स्ट में हम देखें खान पान प्रतिबंध। अब खान पान में हम देखें तो खान पान में क्या था कि खान पान नियोक्ताओं का सख्ताई से पालन। खान पान में क्या था कि जो भी नियोक्ताएं हैं उनका सख्ताई से पालन, जो बना है बस वही खाना पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो खान पान की जितनी भी नियोक्ताएं थी उनका सख्ताई से पालन किया जाता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। उच्च जाति के सदस्यों द्वारा मांस व अंडे खाने में वृद्धि हो रही है। अब इसमें क्या था कि जो घर नॉन वेजिटेरियन रहता था उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन अब क्या हो रहा है, उच्च जाति के सदस्य जो है वो भी क्या है नॉन वेजिटेरियन बन रहे हैं, जबकि इधर क्या था है वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन ही रहता था वो। इसमें अंडे खाने की वृद्धि हो रही है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं, खान पान में काफ़ी बदलाव हो रहा है। लाइक ये शराब का सेवन भी जो है पश्चिम की संस्कृति का ही देन है, सिगरेट वगैरह हो गई, ठीक है, महिलाओं में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति की ही देन है। खाने के पश्चात पूरे फर्श को गोबर से लीपकर साफ व पवित्र किया जाता था। अब मेजों से कपड़े हटाकर ही उन्हें साफ कर दिया जाता है। तो ये भी डिफरेंस देखने को मिलता है पश्चिमीकरण के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिकता के प्रमुख दुष्परिणाम बताइए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम बताने हैं आपको। सांप्रदायिकता से क्या होता है, एक तो हिंसा, सबसे पहली बात है हिंसा। भारत विभाजन हुआ 1947 में, सिख दंगे हुए 1984 में, मुजफ्फर दंगे हो गए, उसके अलावा अनेकों दंगे हो चुके जो कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा का ही पार्ट है। तो ये एक हो गई हिंसा। फिर दूसरा हमारा हो गया आर्थिक हानि। आर्थिक हानि से क्या होता है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी नष्ट हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारी छवि धूमिल होती है। तो इकोनॉमिक जो हमारा लॉस है वो भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है।
फिर नेक्स्ट देखिए हम आपसी द्वेष। आपसी द्वेष क्या होता है? आपसी द्वेष में हो गया कि बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक वैमनस्य हमें देखने को मिलता है। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक वैमनस्य हमें देखने को मिलता है। आतंकवाद का प्रसार भी होता है। तो ये भी सांप्रदायिकता का ही एक दुष्परिणाम है। राजनीतिक अस्थिरता, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ये एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिससे क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेती है और जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता में बाधा। राष्ट्रीय एकता में बाधा, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता व बंधुत्व जैसे मूल्यों में गिरावट आ जाती है। सहिष्णुता हो गई, एकता हो गई, बंधुता हो गई, धर्मनिरपेक्षता, जितने भी तत्व हैं उनमें भी गिरावट हो जाती है। विकास में बाधक, औद्योगिकरण, जनजीवन, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण पर देख लो, जनजीवन पर देख लो, अवसंरचनात्मक, सभी पर क्या है? प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य प्रभाव ये है कि विस्थापन, अल्पसंख्यकों पर संदेह है, सांप्रदायिक सौहार्द को क्षति, प्राण हानि, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, ये सब भी देखने को हमें मिलती है। तो ये सारे ही तत्व जो हैं वो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम है। उसको दोबारा देख लेते हैं। सांप्रदायिक हिंसा हो गई, आर्थिक हानि, आपसी द्वेष हो गया, उसके अलावा हम देखें राजनीतिक अस्थिरता हो गई, राष्ट्रीय एकता में बाधा हो गई, विकास में बाधक हो गई, अन्य प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, खूब अच्छा खाइए, खूब पढ़िए, यही बोलना चाहूँगी मैं तो। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।